ब्रैकेट को, लैटरल इंसाइजर की ब्रैकेट को बिल्कुल रिवर्स करके लगा दें 90 डिग्री पे। डॉट कहाँ होता है? डिस्टल एंड इंजाइजर होता है। आप उसको क्या करें? उसको बिल्कुल रिवर्स कर दें, 180 डिग्री पे रिवर्स कर दें। रिवर्स करके लगाएंगे तो आपका टॉर्क जितना इस दांत को बाहर लाने की और लाइन करने की चाहिए वो इनकॉर्पोरेट है, लेकिन कई दफा ये अकेला काफी नहीं है। इन एडिशन टू दैट आपको फिनिशिंग के टाइम कुछ वायर बेंडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे इन एडिशनल आपको टॉर्क डालना पड़ता है, इस दांत की मूवमेंट अच्छी करेंगे। ये तो क्या होता है कि इंसाइजर ये बाहर आ गया बहुत ज्यादा और रूट लेंगुली हुई है, आपकी ख्वाहिश है कि रूट भी अपराइट हो जाए और ये भी क्राउन थोड़ा सा अंदर हो जाए, और ये थोड़ा सा स्किल है, ये सीखने से या प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। दो बातें होंगी। तीसरी बात, एक सवाल हमने क्या था पार कर लें, वो सवाल ये था एम्बिटी और रॉथ। याद रखिए जहां केस की नौयत ऐसी हो कि उसको आप प्लान कर रहे हो नॉन एक्सपांशन, क्या कर रहे हो? ऑलवेज गो फॉर MBT ब्रैकेट्स, दैट इज मोलिगम बेनेट ट्रिवेसी ब्रैकेट सिस्टम। 3 ऑर्थोडोंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक अपना पूरा एटलस बनाया हुआ है, उन्होंने अपनी ब्रैकेट्स की सब्सक्रिप्शन की हुई है जिसको MBT ब्रैकेट्स। और जितने हम लोग ज्यादातर जो एक्सट्रैक्शन केसेस के अंदर ब्रैकेट यूज करते हैं उनमें टाक की मिकदार कम होती है क्योंकि हम पी मोलर निकालते हैं, और वो वाले जो यूज करते हैं उनको नॉर्मली क्या बोलते हैं? रॉथ। सर इनके टॉर्क प्रिस्क्रिप्शन में फर्क है? टॉर्क प्रिस्क्रिप्शन में फर्क होता है, उसमें एडिशनल टॉर्क। अब अगला सवाल एक अलग है, ये अब अगर आप कहेंगे तो मैं घुस जाऊंगा, अगर आप मुझे कहेंगे नहीं सर बहुत हो गई है तो मैं नहीं घुसूंगा, ज्यादा ना घुसें। हाँ, सवा चार बिल्कुल। कि मतलब ये है कि टॉर्क क्या होता है, टिप क्या होती है, इन आउट क्या होता है। सर अगले महीने फिर आते हैं। तारों में क्या डालते हैं? तारों में डाला जाता है, ब्रैकेट की स्लॉट में डाला जाता है, या ब्रैकेट की जो बेस होती है उसमें डाला जाता है? तीनों चीजों में डालता है। सर वैसे एक क्विक क्वेश्चन है कि अगर MBT ही यूज किया जाए फॉर एक्सट्रैक्शन और नॉन एक्सट्रैक्शन बोथ केसेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको वाइस वर्सा एट द फिनिश स्टेज पे आपको एडिशनल वायर बेंडिंग की करनी है। स्ट्रेट वायर यही है ना, देखिए कॉन्सेप्ट पहले ये था, शुरू में बैग अपनाई साइड, बैग क्या करती थी दांतों को सिर्फ टिप कराती शुरू में ना टिप, बाद में ख्याल आया कि जब टिप कराए तो दांत रिलैप्स कर जाते थे कि टॉर्क नहीं होगा तो नहीं, फिर आगे क्या जीरो टॉर्क ब्रैकेट्स आई जिन्हें को कहते हैं ज्यादा एज वाइज ब्रैकेट, तार स्लॉट के ऊपर एज पे लगी हुई, क्या आगी एज वाइज सिस्टम। स्टेप 1 स्टेप 2 उसमें क्या करना पड़ता था कि एज में आप कर तो देते थे लेकिन एंड पे आपको वायर बेंड करके वो टॉर्क शॉट ही करना पड़ता। अब कहा वक्त के साथ पीछे बार नवी लाइन लगी है, डॉक्टर साहब एक वायर बेंडिंग पैसे भी मरीज ने नहीं देता तो ये काम छोड़ो यार, तो एक सिस्टम आ गया दैट इज स्टेट वायर सिस्टम कि जिसमें हर चीज ब्रैकेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट है या तारें प्री फॉर्म बनी हुई हैं, आप बिस्मिल्लाह करके बस काम करते जाओ और कस्टमाइज हर चीज आप, तो वो इनकॉर्पोरेटेड चीज जो है। लेकिन हैविंग सेड दैट उसके बावजूद स्टेट वायर सिस्टम में भी एट द टाइम ऑफ फिनिश डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सेवेरिटी ऑफ द केसेस लाइक लैटरल इंसाइजर और अदर केसेस एट द एंड ऑफ फिनिश you may have to incorporate certain wire bending that is known as finishing wire bending. यहाँ तक ये, अब बस मेरा ख्याल ये स्लाइडें खत्म करते हैं और ये आपके सामने ये केस है, आप इसमें आपका ओवरचेक पड़ा हुआ है, ये हमने एक्सट्रैक्शन की है, देखने नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। आपकी मुख्तलिफ किस्म की तारें बन लगी हैं, पाइपें लगी, ये स्पेस क्लोजर के लिए देखें डॉक्टर साहब, ये आप देखें आई होप नज़र आ रहा है, यार ये ब्लड नहीं है, फिर ब्लड नज़र आ रहा है। और ये देखिए कि आपका ये क्लास 2 इलास्टिक लगा हुआ राइट, और ये लूप मैकेनिज्म, और ये अच्छा एक चीज़ और जो कॉमनली होती है हमारे जीपीस करते हैं वो भी भाई अपने बताओ एग्जैक्टली, अच्छा अल्लाह भला लोग क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए नाइट आई डाली लेवल अलाइन करने के लिए, साथ के यार टाइम बचाइए दांत में विटामिन है तो नाली पावर चलिए पावर
सारा काम इकट्ठे होता है, तो बड़ा कॉमनली ये देखा गया है कि वो, ठीक है। अदरवाइज ये आपकी एक मैकेनिक्स है, एक ये लूप मैकेनिक्स है, एक ये क्लासरूम मैकेनिक्स है, एक ये आपकी, देयर आर मेनी वेज ऑफ स्पेस क्लोजर। वो आपको जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी बेहतर है, वायर बैंडिंग करके लूप बना के ये भी कर सकते हैं। ये सेटिंग क्लासेस हैं जो आपके फिनिशिंग डिटेलिंग के हैं, ठीक है। ये बाद में रिटेनर, क्लियर रिटेनर दे दें, वो हॉलर रिटेनर दे दें, दरमियान में कार्टून बनवा लें, फिर लैब लैब से आपको बना लेता है, या फिक्स लिंक रिटेनर है जो आपका दिल करता है वो कर रहे हैं। बाकी वही मैंने शुरू में बताया था, एक टिप एज भी होता है, लेकिन आगे सर अपर आर्च में जो फिक्स रिटेंशन है उसके बारे में बता दें कैसे वो उतर जाए। फिक्स रिटेंशन अपर के बारे में जब तंग पढ़ते हैं तो कई तरीके हैं, कोई जुगाड़ है। एक तो ये जुगाड़ है, उसको एज जिंजावल हो सकता है, ये नीचे वाले इंसाइडर से वो बच रहा है। दूसरा एक जुगाड़ होता है कि लोअर 6 इंच की सरफेस पे बड़ा बारीक सा पाइप फ्रेज, थोड़ा सा, फिर आपका वो 6 महीने साल के लिए रहने तो PMD नहीं होता और गुजारा होता। दो बातें होगी। तीसरी बात ये होता है कि एक होता है हॉले, एक होता है रैप राउंड। सुना बात, रैप राउंड रिटेनर। वो क्या होता है कि आप हॉले में तो यू लूप होता है, तो यू लूप आपका 3 और 4 और 5 की जो दरमियान में स्पेस होती है वहां से गया होता है, जो एक्रेलिक के अंदर जा रहा होता है। जो रैप राउंड होता है वो क्या करता है कि ये जैसे लेवल लूप और जो पीछे से तार है वो लंबी जाके ना जो 7 है ना उसकी डिस्टेंस से होके अंदर एक्रेलिक मिली 7 या 8 के पीछे से, इसको कहते हैं रैप राउंड आपका रिटेनर। आप ये भी लगा सकते हैं। आजकल वो एक्सपीरियंस आता है इसकी तरह के रिटेनर बनाते हैं, क्लियर बोले, वो भी फिर तो बड़े आराम से फिक्स हो जाता बस ये है। कि आपने अपना देखिए रूल ये सब रूल ये रिलैक्स रखिए। अगर आपने इंटरडिजिटेशन ठीक रखी, कस्ट टू फॉसा, कस्ट टू एंडोशोर, दांतों को बिठा दिया, जितना अच्छा इंटरकेनाइन विड्थ एडल्ट होने के बाद चेंज नहीं की, तो माइंडेड आपके रिलैक्स नहीं। आप सिंपल 6 महीने के लिए कोई भी रिटेनर रिमूवल फिक्स दे दें, चीजें सेट करें। सर को एक्सियल के साथ फिक्स रिटेंशन जी वो कोएक्सियल के साथ दे दें ना, जो लेस पैक तार नहीं होती, इसको 2 दफा या 3 दफा वर्क करें, बना के और बेंड करके फिक्स करें। उसको लाइट के ओपन बाइट में अगर आपने रिटेनर देना है डॉक्टर साहब, तो आपने ओपन बाइट टेंडेंसी को करने के लिए थोड़ी सी इंक्लूसिव मूवमेंट देनी है। तो आप कोई ऐसा दें जिसमें साथ पोस्टीरियर बाइट पे इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि थोड़ी सी मोलर्स पे इंट्रूसिव फोर्स भी लगती है, उस पे पर ये हो सकता है। Can you briefly describe कि हम अपनी रेक्टेंगुलर वायर को ही हमेशा वर्किंग आर्च वायर कंसिडर करते हैं? ब्रीफली सर ये बता दीजिए कि हम SS राउंड को हम कब वर्किंग आर्च के तौर पर किन केसेस में यूज़? SS जब लेवल अलाइन हो जाए, पहले SS 18 डाल के किनाइन को पीछे लेके जाना है, या आपने कुछ छोटी मोटी मैकेनिक्स जो करनी है किनाइन आप 18 पे कर लें। उसके बाद आप 18 के बाद रेक्टेंगुलर नाइटर और रेक्टेंगुलर स्टील पे चलेंगे, और कोशिश करें कि फिनिश लाजमन, अगर आपका वक्त इजाज़त है और ख़ास तौर पर पेशेंट एडल्ट है, ऑलवेज ट्राई टू गो टू अप टू 21-25। सर वो तो स्लॉट अगर वो नहीं जाती तो कम से कम 19-25 पे जरूर जाए, या 18-25 पे जरूर। यानी सर हमारी स्लाइडिंग जो है 18 SS पे अच्छी होगी बजाय रेक्टेंगुलर की? नहीं, वो हो सकती है रेक्टेंगुलर में सिर्फ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। कुछ लोग 16 पे भी कर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ 16-22 पे भी हो सकती है। उसमें थोड़ा प्ले तो होगा, ठीक है ना। 22-28 में 16-22 पे आपकी मूवमेंट होगी। सर ब्रैक की साइज सबसे बड़ा कौन सा? 22-28, 22 डेप्थ, 28 हाइट। 3 साइज जी नॉर्मली ये देखें, 2 साइज, एक 22 स्लॉट और एक 18 स्लॉट। ये देखें ना, ये आपका बैंड, ये बैंड के ऊपर आप ये मोटर बैंड है या मोटर बैंड है, ये आपकी ट्यूब है या वो मोटर है, और ब्रैकेट है ये। अब ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट की स्लॉट है, ठीक है। अब ब्रैकेट की स्लॉट की ये एक हाइट है और एक इसकी डेप्थ है और एक इसकी विड्थ है, ठीक है। बाकी आप वो देखते हैं जो थोड़ी सी तफसील है, ये जो टिप टॉर्क
और ये जो इन आउट इसकी क्या स्टोरी है, ये एक नाम जिसे कहते हैं मुतनाई कहानी है। इसके ऊपर आप जितना भी बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चल रही है। राना साहब आपके सारे सवाल कवर हो गए या कुछ रह गए? तकरीबन हो गए। कोई ऐसा सवाल हो अच्छा पूछ लें, ऐसा हो तो आप पूछ लें। कोई और सवाल प्लीज, टाइम आप थोड़ा बाकी लोग आगे हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसको बंद कर दूँ जब प्लीज सर, बात करें लाइट पे ना ऑन सर। लाइट्स ऑन करें। सर ये ना बहुत शुक्रिया सर। सर ने जिस तरह आपको दांत सीधे करने के हवाले से बहुत सी अहम टिप्स दी हैं, तो मसूड़ों की हिफाजत के लिए भी आज हमारे साथ जो स्पॉन्सर्ड हैं वो नैनो गम वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने मैसेज को ज़रा रीइंफोर्स कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं सर प्रकाश सिद्दीक। मैं से एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करना चाहूँगा। Is the first product containing nano antioxidants, which is manufactured with nano biofusion technology. It contains 3 biocompatible ingredients in nano emulsion shape, having antibacterial, anti-inflammatory, and antioxidant effects. Vitamin C is a very strong antioxidant. Vitamin E acts synergistically with vitamin C and participate in healing of the oral mucosa and propolis, whose main ingredient is flavonoids. Vitamin C is known to activate phagocytes and have the primary role in organism defense. The molecule of vitamin C that is present in the gel is 2 times smaller and 110 times more potent in the synthesis of collagen than vitamin C on its own. So, its elimination can be realized faster, easier, and more efficient. Vitamin C is shown to accelerate gingival wound healing as well. One of the important components which contribute to the achieved result following topical application of nanogum gel is adhesiveness. Its constitutive component, propolis, ensures very good adhesion. While the nanoemulsion itself has a much smaller surface tension due to the small dimensions of the vitamin molecules, being the reason for the instantaneously rapid absorption through the mucus of the target cells. Furthermore, the main component of the propolis, flavonoids, adds to the antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidative, and anti-inflammatory properties. Nanogum's proven and definite advantage is that it spontaneously relieves discomfort, facilitates mastication, and completes epithelialization. Heal your mouth. This is not the right product for you. Hello. Chances are good that you've arrived at this website because you are suffering. Well, you've come to the right place. You might have an infection or a wound in your mouth, or maybe you're battling gingivitis, or you might have just come out of surgery. I'd like to take 60 seconds and explain what makes MBF gingival gel different from other products on the market, and why it's probably the perfect solution to treat the pain and suffering you're experiencing in your mouth. Let me start off by saying that MBF gingival gel is the ultimate solution for healing infections, lesions, ulcers, and wounds in the mouth. Although new to the United States, MBF gingival gel has been sold by dentists throughout Europe and Asia to treat periodontal disease, oral wounds and cracked lips, denture sores, cold sores and canker sores, bleeding gums, healing after oral surgery, bad breath, oral mucositis, and dental caries. Now you might be thinking, wow, how can one product do so much? Well, let me explain. MBF gingival gel is unlike any other product in the market. In fact, the technology it uses is so unique and effective that it's patented. Its formulation is antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidizing, and it's a biocompatible complex that rapidly absorbs into the gingiva.
It contains stable and active nanogel vitamin C, propolis extract, and nanovitamin E. Due to its nano-complex nature, when NBF gingival gel is applied on the gingiva, palate, and oral mucosa, it directly and rapidly is absorbed into your tissues on a cellular level and then stays on the gingiva and mucosa by usage of a nano-bioactive film. So what does this mean for you? Well, NBF gingival gel works by promoting rapid healing. By delivering very effective antioxidants rapidly into your tissues at the cellular level, it rapidly relieves pain, reduces inflammation, and helps the body to rapidly heal. We're so confident in our product that we will give you an unconditional money-back guarantee. Just return the unused portion and we'll refund the cost of your product, less handling and shipping. So what are you waiting for? The sooner you order your NBF gingival gel, the sooner you can eliminate the pain and suffering that you're experiencing in your mouth. इसमें ये है कि देखें वेरी फ्रैंकली आज से महीना 1.5 महीना पहले आज से तकरीबन 1 माह पहले अनफॉर्चुनेटली हमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा मसला था कि जब प्रोग्राम हम अनाउंस करते हैं तो जो फीस हम आपसे चार्ज कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस को शो करने के लिए, वेरी फ्रैंकली उसके अलावा जितने ओवरहेड्स हैं वो सारे इसके एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाते। तो हमें ख्याल ये आता था कि हमें स्पॉन्सर्स के लिए, तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से नाउ द पीपल आर कमिंग टू अस टू द PDA कैबिनेट एंड दे आर आस्किंग कि यार हम आपके प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप लोग जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल वाले हैं वो जाके हमारी कैबिनेट को मिलें और उनसे जाके हम PDA के लिए जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए स्पॉन्सर करें, तो उस वक्त से फिर लोग हमारे पास आना शुरू हो गए। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल PDA गुजरांवाला। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं ये गिव एंड टेक है। वेरी फ्रैंकली ये लोग बिजनेस मैन हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वैसे तो हमारे भाई हैं, लेकिन इस बात को समझें कि अगर इनको बिजनेस मिलेगा तो ये कॉन्टीन्यूसली आप लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, और अगर हम इनको बिजनेस नहीं देंगे तो दे विल लुक सम अदर क्लाइंट्स जो इनको ज़्यादा प्रेफरेबली बेहतर कर सकें। सो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग PDA को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसमें आज चूँकि ये मार्टर डो वाले हमारे पास मौजूद है तो हम इनकी बात करते हैं, तो आप इन लोगों को वेलकम किया करें, अपने क्लिनिक्स पे कोशिश किया करें, फैसिलिटेट करें, और अगर प्रोडक्ट अच्छी है डोंट कम्प्रोमाइज़ ऑन अ प्रोडक्ट, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो गिव देम ड्यू शेयर, सो दैट कि जब मैं दोबारा सोचूं कि हमें उल्फा साहब को बनाना है तो फिर ये ना सोचना पड़े कि पैसे कौन इसके लिए अरेंज करेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये मतलब क्विक सा मैं आपको मैसेज डिलीवर करना चाह रहा था। अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग एक सर्टिफिकेट सेरेमनी चाहते हैं कि वो डॉक्टर साहब के हाथों यहाँ पे सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें हो जाए, तो उसमें मैं उससे पहले ना 10 मिनट्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के बाद ना अगर मैं आपकी जगह पर बैठा होता तो मैं फ़ौरन भाग जाता हूँ। तो मेरे ख्याल ये आता है कि एक जनरल बॉडी हमारी अनाउंस की हुई थी दैट विल टेक जस्ट 10-15 मिनट्स, तो हम लोग क्विकली उससे गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर फोटोग्राफ्स के जाते हैं और हंसी हंसी घर चले जाते हैं। मीनवाइल में शाहिद साहब की तरफ से ये चाय सबको जो है ना हम से रिक्वेस्ट की थी कॉफ़ी का अरेंजमेंट, कॉफ़ी सब इसको कॉफ़ी सब अच्छा जी, ये साथ साथ मुझे भी सुनते जाएं। लास्ट हमारी जनरल बॉडी मीटिंग 19 अक्टूबर 2017 को हुई थी, जिसमें हमारे जो लास्ट मिनट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि पहले सबसे हॉली क्रॉन रिसाइटेशन, उसके बाद प्रेसिडेंट हसन बशीर साहब का खिताब था जिसमें कुछ चीज़ें
پی ڈی اے پلاٹ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ڈسکس کی گئی تھی اور اس میں مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف سجیشنز آئی تھیں کہ اس کے لیے فنڈنگ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جو پہلی سجیشن تھی وہ یہ تھی کہ ڈیلی سیونگز کی جائیں, ایک ممبرز کی طرف سے کوئی کمیٹی ڈال دی جائے, اور ایک انیشیٹو یہ تھا کہ اون اے برک کوئی ہم اس طرح کی سمبولک چیز کریٹ کر دیں. اور پھر جو دوسرا تھا سب سے بڑا ایشو کہ اس طرح کے سیمینارز جو ہم منتھلی بیسس پہ ارینج کر رہے ہیں ان کے لیے اسپانسرز کیسے ڈھونڈے جائیں اور جو اسپانسرز ہمیں مل رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو ابھی تک یہ اس سیمینار کے علاوہ صرف ہمیں جی ایس کے اسپانسر کر رہا تھا, اور ابھی یہ مارٹن اینڈ ڈو والے بھی آ گئے ہیں. تو یہ 2 کمپنیز ابھی تک ہمیں اسپانسر کر رہی ہیں اور ایک پازیٹیو رسپانس دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ڈاکٹر عمر اشفاق صاحب نے ایک سجیشن دی تھی کہ ایک کمپنیز کی لسٹ بنائی جائے, ان کی پروڈکٹس کی لسٹ بنائی جائے. کھڑے ہو جائیں سر عمر صاحب. اور جو ان کی پروڈکٹس ہیں اس کے الٹرنیٹیو جو پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لسٹ ان کی بنائی جائے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پازیٹیولی نہیں چل رہے اور جو لوگ چل رہے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا ڈفرینس ہونا چاہیے. اور پی ڈی اے اس اینڈ کے حوالے سے اپنے ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ کوئی ایسی چیز لکھ رہا ہے کہ اس کو اگر ہم کہیں کہ اس کمپنی کی وہ چیز آپ نہ لکھیں تو اس کو اس کا الٹرنیٹیو پتہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر قاسم صاحب نے اس کی ذمہ داری لی تھی. سر ڈاکٹر قاسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر آپ نے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے تو اس کو بھی ذرا بتا دیا جائے. اور دوسرا ایف بی آر کا میٹر تھا, وہ تو انشاءاللہ پی ایم اے کے اینڈ سے سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے. وہ ایف بی آر کمشنر کا تبادلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہو گیا ہوا ہے, اب وہ ایشو نہیں ہے. اور اب ڈاکٹر حسن بشیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ پی ڈی اے ہاؤس کے فائنانس کی رپورٹس کے لیے ہم نے 2 آڈیٹر بنائے تھے, ان کے پاس ہمیں اپنے فائنانس کی رپورٹس کے لیے میں فائنانس سیکرٹری صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور پچھلے 3-4 ماہ کی فائنانس جو رپورٹ ہے وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 4 سنبھالنے کے بعد 1 اگست تک ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس تھا. اوپننگ بیلنس پہ وہ 535,422 ہے, اور جو اب ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس پڑا ہے 38 نومبر تک ہمارے بینک میں ہمارے پاس اکاؤنٹ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں 5,52,359 روپئے. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے پاس پی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں جو ہیں وہ 2,09,100 روپئے ہیں. اور جو ڈونیشن ملی ہیں ہمیں پی ڈی اے کیبنٹ کی طرف سے اور سینئر کی طرف سے پی ڈی اے ہاؤس کی کنسٹرکشن کے لیے وہ 80,000 ہیں. اور زکوٰۃ کے جو مد میں ہمیں پیسے ملے ہوئے ہیں وہ پی ڈی اے ڈسپینسری کے لیے ہیں, اور وہ جو ہیں ہمارے پاس 2,65,000 روپئے ہیں. اور گرینڈ ٹوٹل کیش جو ہمارے پاس بھی پڑا ہوا ہے بینک کے اندر وہ ہے 11,06,459 روپئے.